हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी फाइनल की यूनिट हम फिजिकल केमिस्ट्री की 4 यूनिट पढ़ रहे हैं और ये है प्रकाश रसायन। इस प्रकाश रसायन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि कोई भी जो रिएक्शंस होती है वो दो टाइप्स की होती है। प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शंस होंगी उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे प्रकाश रसायन में। तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल उसको पहले समझते हैं क्या है। मान लो मेरे पास कोई ये विलियन है, इस विलियन में ये मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या, ये जो है मेरे पास ये विलियन है, क्या है, विलियन। इस विलियन में क्या होगा, एक रेडिएशन आएगी और जब मैं इस पर रेडिएशन डालूंगा तो रेडिएशन आएगी जब, तो ये जो रेडिएशन है, मान लो सपोज करो इसका जो एनर्जी है वो एच म्यू है। कितना है एनर्जी इसका, एच म्यू। तो इसको ये जो है रेडिएशन यानी जो विकिरण है ये एक वर्णी है। कैसी है, एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब होता है जो अपन पढ़ते हैं भाई यूवी स्पेक्ट्रम और दृश्य स्पेक्ट्रम, इसकी जो रेंज होती है वो कितने से कितने होती है, 200 से 800 नैनोमीटर। तो इसमें कौन से रंग की एक कोई स्पेसिफिक एक रंग की तरंग दैर्घ्य आपको यूज करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्णी। क्लियर है। तो देखो होता क्या है, एक वर्णी जो प्रकाश किरण होती है, इस एक वर्णी प्रकाश किरण जब आप विलियन पे डालोगे तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स है, विलियन के जो ये अणु हैं, ये क्या करेगा, ये जो प्रकाश आ रहा है इसको अवशोषण करेगा। तो मान लेते हैं ये कितने से जारी है, ये आई नोट तीव्रता की है। ये जो रेडिएशन जारी है ये रेडिएशन आई नोट तीव्रता की है। तो ये कुछ अणु क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड कर देंगे, मतलब कुछ ये प्रकाश को क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित हो जाएगा। कुछ रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश है ट्रांसमिटेड हो जाएगा, मतलब कुछ प्रकाश निकल जाएगा। और ये अणु कुछ प्रकाश को क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर लिखूं कि मेरे पास जो मैंने रेडिएशन डाली है तो कुल आवर्त कितने तीव्रता की थी, आई नोट। तो आई नोट अगर आप कैलकुलेट करोगे टोटल क्या करोगे, आई रिफ्लेक्टेड, अवशोषित कितना हुआ रेडिएशन, प्लस ट्रांसमिटेड कितना हुआ। क्लियर। तो ये अपने पास टोटल आपतित विकिरण जो है उसकी तीव्रता देगी। अब होता क्या है कि जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उस प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ केवल अवशोषित प्रकाश का यूज होता है, परावर्तित प्रकाश का और पारगत प्रकाश का कोई योगदान नहीं होता। क्लियर है। तो इसमें एक साइंटिस्ट आएंगे, जिस साइंटिस्ट है उसको हम बोलेंगे बियर लैम्बर्ट लो, उसमें पढ़ेंगे तो वो क्या बताएगा आपको कि जब आप कोई विकिरण को विलियन में से गुजारते हो तो उस विकिरण की तीव्रता में जो कमी होती है वो उस विलियन के लेंथ, मतलब कितनी दूरी ये तय करेगी उस पर, और इस विलियन की कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी। उसको हम बोलेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ। तो जो ये यूनिट स्टार्ट हो रही है इस यूनिट में हमें सबसे पहले हेडिंग पढ़नी, जो क्वेश्चन आता है वो आता है बियर लैम्बर्ट नियम क्या है। तो सबसे पहले हम बियर लैम्बर्ट नियम को पढ़ेंगे क्या है वो और उसको समझते हैं क्या है। हेडिंग है बियर लैम्बर्ट नियम, बियर लैम्बर्ट नियम। इस बियर लैम्बर्ट नियम को समझना है, क्या है बियर लैम्बर्ट नियम। तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई है और यहां से मेरे पास कोई रेडिएशन आ रही है इसमें, और ये एक वर्णी रेडिएशन है। क्लियर है। ये इस विलियन में से पास होगी।
मान लो ये जो विकिरण आ रही है इसकी जो तीव्रता है वो कितनी है, आई नोट। और यहां मेरे पास इसमें क्या है, सॉल्यूशन फिल है। क्या भर रखा मैंने, ये इसमें मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक, और ये जो है ट्रांसमिटेड, इसकी जो तीव्रता है विकिरण, भाई इसमें से आएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ये सॉल्यूशन फिल है, तो ये अणु क्या करेंगे, इस विकिरण का अवशोषण करेंगे। कुछ भाग अवशोषित होगा, कुछ भाग निकल जाएगा, कुछ भाग रिफ्लेक्टेड होगा। तो इसमें बीयर-लैम्बर्ट नियम ये बताता है कि कोई जो एक वर्णी, जब कोई भी एक वर्णी प्रकाश को जब हम किसी विलयन में से गुजारते हैं, तो विलयन में से गुजारते हैं तो विकिरण की जो तीव्रता में जो कमी होगी वो उसमें विलयन में द्वारा तय की गई दूरी तथा उसके सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब तीव्रता में कमी होगी क्योंकि ये अवशोषित करेंगे, ट्रांसमिटेड होगा, तो इसमें तीव्रता में कमी हो जाएगी। कमी के लिए मैंने माइनस लिया, तो बीयर-लैम्बर्ट नियम क्या है कि डी अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू होगा विलयन की सांद्रता की सी के और आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होगा। मतलब जब आप किसी एक वर्णी प्रकाश को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारते हैं तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। यह है बीयर-लैम्बर्ट का नियम। क्लियर है? तो ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये फॉर्मूला आया कि डी आई अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल टू सी डॉट आई के। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जब आप समानुपाती को हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो मैंने लिखा डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के डैश डॉट सी डॉट आई। समानुपाती को हटाया गया, कोई ना कोई स्थिरांक आ गया। ये जो है यहाँ पे ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो C है वो क्या है, कंसंट्रेशन है, विलयन की मोलर सांद्रता है। क्या है, विलयन की मोलर सांद्रता। क्लियर है? जो K डैश है वो क्या है, एक स्थिरांक है, और जो स्थिरांक इसको बोलते हैं मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक। क्लियर है? और इसका जो मान है K डैश का, मोलर अवशोषण गुणांक का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो मैं समीकरण इसको क्या बोल देता हूं, एक। इस समीकरण को मैंने क्या बोला, एक। तो मैं समीकरण एक से क्या लिख सकता हूं, समीकरण एक से क्या लिख सकते हो आप, तो देखो डी आई है, या आई को मैं यहां ले आता हूं, तो मैंने लिखा डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, माइनस इधर है तो ये माइनस के डैश डॉट सी डॉट डी एक्स को इधर ले आए, ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने इस इक्वेशन को क्या बोला है, समीकरण 2। अब समीकरण 2 ये बोला है तो हमें इसके कितने भाग में जो कमी होगी, मान लो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, तो ये कितने भाग में से अवशोषित होगा, तो मैं क्या करूं, इसका समाकलन कर देता हूं। कहां से कहां तक, x बराबर 0 से x बराबर x तक, यानी ये जो डिस्टेंस टोटल मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं, इसकी ये डिस्टेंस मान लेते हैं l है, और i इक्वल टू 0 से कहां तक कर देते हैं, i तक। तो देखो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक समाकलन करने पर, किसका समाकलन करोगे, समीकरण 2 का। जब आप समीकरण 2 का समाकलन करोगे तो समीकरण 2 ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी आई अपॉन आई समाकलन आई नोट से आई तक इज इक्वल्स टू माइनस के डैश डॉट सी डॉट समाकलन x 0 x इक्वल्स टू 0 से
x इक्वल टू x तक, तो ये dx का समाकलन हो गया। di अपॉन आई का समाकलन क्या होगा, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई अपॉन क्या आ जाएगा, आई नोट इज इक्वल टू माइनस के डैश डॉट सी, dx का समाकलन क्या आएगा, x। तो यहां तक हम आ गए। इस ln को जब आप कभी log में चेंज करते हो तो ln इज इक्वल टू log बेस 10 2.303 से मल्टीप्लाई करता है। मैंने क्या किया इसको, चूंकि ये होता है तो मैं क्या लिखूंगा, 2.303 log बेस 10 आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के डैश डॉट सी डॉट एक्स। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 डॉट सी डॉट एक्स। क्लियर है। ये जो सी डॉट एक्स आया है, के डैश अपॉन 2.3 है, इसको हम एक कांस्टेंट बोल देते हैं और उस कांस्टेंट को बोल देते हैं अल्फा। चूंकि के डैश अपॉन 2.303 जो है उसको हम एक कांस्टेंट बोल देते हैं, उस कांस्टेंट को हम बोल देंगे अल्फा से, और इसको हम बोलते हैं मोलर विलोप गुणांक। क्या बोलते हैं, मोलर विलोप गुणांक। क्लियर है। के डैश अपॉन 2.303 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा। तो मैं एक काम करता हूं, माइनस को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या लिख दोगे आप, माइनस लॉग आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू अल्फा डॉट सी डॉट एक्स। अब एक बात बताओ, माइनस लॉग आई अपॉन आई नोट को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू अल्फा डॉट सी डॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस लॉग, तो मैं इसको लिख सकता हूं log आई नोट अपॉन आई नोट अपॉन आई इज इक्वल टू अल्फा डॉट सी डॉट एक्स। क्लियर है। और log आई नोट अपॉन आई को log आई नोट अपॉन आई को मैंने बोला है के ए। क्या बोला है, ए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इसकी वैल्यू रख दू, ए इज इक्वल टू अल्फा डॉट सी डॉट एक्स। ये आ गया फॉर्मूला। और मैं यहां ये लिख सकता हूं कि अल्फा जो होता है उसको मैं ई से लिख, और इसको बोलते हैं मोलर अवशोषकता। क्या बोलते हैं, मोलर अवशोषकता। और जो x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं l ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, l। तो जो l है वो विलियम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। क्या है, विलियम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला क्या आया, a इज इक्वल टू ई डॉट सी डॉट एल। और जो फॉर्मूला आया है ये a इक्वल टू ई डॉट सी डॉट एल, यही किसका लॉ है, बियर लैम्बर्ट लॉ। और समीकरण ये जो आ रही है आपके पास 3, ये जो समीकरण 3 है यही बियर लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है। आप देखो कोई स्टेप, तो सबको क्या बोलते हैं, ए क्या है, अवशोषणांक है। क्या है, अवशोषणांक है। मैं लिख देता हूं, ए क्या है, अवशोषणांक।
ठीक है। एल क्या है, कितना प्रकाश दूरी तय करेगी विकिरण, वो है सी, इसकी कंसंट्रेशन है विलयन की, ई को है मोलर अवशोषकता गुणांक। तो ये है बियर लैम्बर्ट का नियम। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है प्रकाश रसायन के नियम। तो प्रकाश रसायन के जो नियम है, उस नियम में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो है गोथस ड्रेपर्स का नियम। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, प्रकाश रसायन के नियम। और इस प्रकाश रसायन के नियम में फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। ग्रोथस ड्रेपर का नियम। देखो ग्रोथस ड्रेपर का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है जिसका अभिकारक अणु अवशोषण करता है। मतलब कि मेरे पास ये एक विलयन था, क्या है, विलयन है इसमें, और ये विलयन के मॉलिक्यूल्स आ गए, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, विलयन फिल हो गया इसमें। तो देखो क्या है, जब आप इस पर रेडिएशन डालोगे, एक वर्णी प्रकाश डालोगे, कोई भी प्रकाश डाल रहे हो, तो ग्रोथस ड्रेपर का नियम ये है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उसी प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है जिसका अवशोषण अभिकारक के अणु कर पाते हैं। उत्सर्जित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं होता। यही किसका नियम है, ग्रोथस ड्रेपर का नियम है। क्या है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उसी प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है जिसका अवशोषण अभिकारक अणु करते हैं। उस प्रकाश के द्वारा या उस प्रकाश का प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं होता, जो उत्सर्जित हो जाता है, क्या, परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ अवशोषित प्रकाश का ही योगदान होता है। यही किसका नियम है, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। क्लियर है। क्या है वापस कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल वो प्रकाश के द्वारा ही संपन्न होती है जिसमें अभिकारक के अणु उसका अवशोषण करते हैं। परावर्तित प्रकाश और उत्सर्जित प्रकाश का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं होता। यही किसका नियम है, ग्रोथस ड्रेपर का नियम है। नेक्स्ट जो आता है वो इसमें आता है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। नेक्स्ट जो है वो है स्टार्क, सेकेंड लॉ है स्टार्क आइंस्टीन, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। स्टार्क आइंस्टीन का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार अभिकारक पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रिय हो जाता है। जैसे क्या कह रहा हूं कि मेरे पास वही एक बात कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो विलयन होगा, उसमें अभिकारक के ये अणु हैं, इसमें तो बहुत सारे अणु आ गए। वो कह रहा है कि इसमें जो एक अणु है ये प्रकाश का एक फोटोन का ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करता है। यानी इस नियम के अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो एक फोटोन का अवशोषण कर उसको सक्रिय कर देगा। मतलब मान लो मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं ये क्या है, ए है, क्या है,
ए मान लेते हैं अणु है, ये क्या करेगा, फोटोन का अवशोषण कर इस ए को क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। क्लियर है? ये किसका नियम है, स्टार्क आइंस्टीन का नियम है। अब एक बात बताओ, एक अणु, सिर्फ एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, यानी तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E इक्वल्स टू एच म्यू होता है, एक फोटोन ये करता है। तो मैं आपसे कहूं तो एक मोल अणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा बताओ कितनी हो जाएगी। जब एक अणु के द्वारा इतना होता तो एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि एन ए इतने अणु इतनी ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं एन ए एवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एच इंटू म्यू। और जो एच है वो क्या होता है, प्लांक स्थिरांक, और जो v है वो क्या होती है, आवर्ती, और आवर्ती बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। h की स्थिरांक इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.26 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। क्लियर है? और c जो होता है, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो एक मोल द्वारा अवशोषित, एक मोल द्वारा यानी एक मोल अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा एक आइंस्टीन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक आइंस्टीन कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। और जब तक एक आइंस्टीन किसी मॉलिक्यूल को अगर आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अगर मैं आपको यहां से लिखूं एक मोल अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यानी एक आइंस्टीन इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, एन ए इंटू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो एन ए की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। क्लियर है? तो ये एक आइंस्टीन बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, एक मोल अणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा। तो एक मोल अणुओं द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो, अब इसकी जो वैल्यू आप इसमें सोल्व करोगे तो ये आएगा 11.97 अपॉन लैम्डा। एनर्जी चल रही है, E इक्वल टू 11.97 अपॉन लैम्डा। ये क्या आती है, किस में आती है वैल्यू, जूल मोल इनवर्स में। किस में आती है, जूल मोल इनवर्स। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि E प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, 1 अपॉन लैम्डा के। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी की तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, यानी किसी की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जैसा अपन दृश्य प्रकाश में पढ़ते हैं तो विभजोर, तो विभजोर में जब आप इधर से इधर जाते हो तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर आपने रेड रंग की कोई तरंग दैर्घ्य ली है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और आपने वॉयलेट की ली है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्टार्क आइंस्टीन का नियम। क्लियर है? स्टार्क आइंस्टीन का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसका एक फोटोन अवशोषित कर क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और एक मोल द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक आइंस्टीन। क्लियर है? तो ये नियम है। तो बियर लैम्बर्ट का नियम और प्रकाश रसायन के नियम, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको याद रखना है आपको, यूनिवर्सिटी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैवलांस की वक्र। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, वो याद रखना। ठीक है, थैंक यू।